आप सबको मेरा नमस्कार। जो इन्होंने इंट्रोडक्शन के समय बताया, इन्होंने बहुत सही फरमाया था कि ज़रूरत है आज नैरेटिव बदलने की। सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में सच्चाई ज़रूर जाहिर होनी चाहिए ताकि ये पता चले कि वो एक इतने बड़े देशभक्त वो किस कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए, और जो ये फॉल्स गॉड्स जिनको हम एक आइकॉनिक फिगर्स हमने अभी तक बनाया है, उसमें कई लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। ये ज़रूर पब्लिक के सामने ये बात आनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि इतने सारे लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत का फल जो है, जो रिजल्ट है, वो अच्छा ही होगा और कुछ न कुछ निकलेगा, ऐसी मेरी धारणा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताऊं कि मैं जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ दिनों से जब मैं पढ़ना शुरू किया और रिसर्च करना शुरू किया, तो एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आती है कि नेताजी वॉज अ सोल्जर बाय इंस्टिंक्ट। आप देखें 1928 में वो आईसीएस वगैरह से रिजाइन करने के बाद जब यहाँ आए, तो उन्होंने, जब वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने एक कांग्रेस वॉलंटियर कोर खड़ा किया और खुद को उन्होंने वो यूनिफॉर्म वगैरह, वो एपलेट्स जो अंग्रेजों की यूनिफॉर्म को जो वो बनाते थे, वो चीज़ें, वो यूनिफॉर्म में उन्होंने शामिल किया, और वो अपने आप को उन्होंने जनरल ऑफिसर जीओसी का उन्होंने अपने आप को रैंक दिया, जो कि गांधी को नहीं पसंद हुआ। उसके बाद से आप देखें तो वो जितने डेयरिंग उनके स्केप्स हुए, और जो ऑडेसिटी के साथ वो स्केप करते थे, और एक बीमारी के बावजूद, ये ऑल्सो, उनको ट्यूबरक्लोसिस भी हुआ था, लेकिन उस आदमी का हिम्मत देखिए। और उसके बाद आप सबको मालूम है कि वो जब इतनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर चल रही थी, उस समय 3 महीने सबमरीन में गुजारना, ये मैं कहता हूँ, ये अगर आप लोगों ने कभी सबमरीन में जाने का मौका आपको मिले तो आपको महसूस होगा कि आप उसमें शायद 24 घंटे भी, अगर आप ट्रेन नहीं है तो उसमें गुजारना बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक सोल्जर बाय इंस्टिंक्ट थे, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल भी थे, एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, और उस उम्र में आईसीएस करना, वो कोई लेगेसी लेके नहीं आए थे। उनको कोई मोतीलाल नेहरू का कोई वो बैकिंग नहीं था, उनको महात्मा गांधी का बैकिंग नहीं था। लेकिन जब वो वहां पे आए, जब हिंदुस्तान में आए, तो वो, क्योंकि वो आईसीएस से रिजाइन करके आए थे, तो उनका जो एक ही स्ट्रोक में वो एक नेहरू के साथ उनका इक्विवेलेंस हो गया पब्लिक आई में। तो वो उनकी सिर्फ इंटेलेक्ट के कारण हुआ है। और मैं आपको बता दूं, एक 1928 की उनकी, जब वो जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के उस समय, तो पुणे का मैं एक उनका भाषण देख रहा था। एक किताब है 100 ग्रेट स्पीचेस, कहीं से मुझे मिली थी, उसमें सुभाष बाबू का भी एक स्पीच है। और उस आदमी में 1928 में उनकी उम्र केवल 31 साल की रही होगी। तो उन्होंने जो अपना डिस्कोर्स चलाया है सिविलाइजेशन पे और डेमोक्रेसी के, वो पढ़ने लायक है। वो, मुझे जो कुछ याद है, वो कहते हैं कि देखिए, सिविलाइजेशन का ऊपर नीचे होना ये चलता रहता है, ये एक चक्र की तरह है, और हिंदुस्तान भी अभी उसी चक्र से वो फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए इसमें आप ये जो रिवाइटलाइजेशन जो देख रहे हैं, वो उसी के कारण हो रहा है। और आज उसी रिवाइटलाइजेशन का कारण है कि हम यहाँ पर इस पैट्रियोटिक ड्यूटी के कारण यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी कोई वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने कहा ये सरासर गलत है। ये जब भी मैनकाइंड, जब किसी पॉलिटिकल सिस्टम की खोज की है, तो उसे सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक फॉर्म ही लगा है। वो हमारे इतिहास में भी है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है
कि जिस आदमी का इतना जिसका इतना मिलिट्री बेंट ऑफ माइंड हो, जो कि इतना स्कॉलरली आदमी हो, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, वो समावेश, वो मिलांज ऑफ सोल्जरली एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज बहुत कम देखने को मिलता है। और ऐसा ही आदमी वो संत सिपाही होता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह was a melange, a combination of intellect and soldierly qualities, वही चीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये लेगेसी हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इसको हमको रिवाइव करना चाहिए, इस लेगेसी को, कि ये बिल्कुल हमारे यहां ये किया गया कि भाई या तो आप थ्योरिस्ट हैं या तो आप सोल्जर हैं। लेकिन यहां पे आपको एक नेशनल लीडर ऐसा है जो कि एक डूअर भी था और एक स्कॉलर भी है। तीसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना, ये इस पे गौर फरमाइएगा कि आप अगर पूरी इतिहास देखें फ्रीडम मूवमेंट की, तो सुभाष चंद्र बोस ने पूरे फ्रीडम मूवमेंट को एक नए लेवल पे लाके खड़ा कर दिया था। और वो कैसे? उन्होंने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना की, आजाद हिंद गवर्नमेंट से। वो फ्री इंडिया रेडियो से वो अपना वो टेलीकास्ट करते थे अपने टॉक्स और स्पीचेस को। उन्होंने अपना करेंसी जारी किया, उन्होंने अपना स्टैंप जारी किया, उन्होंने अपना सिविल कोड बनाया, उन्होंने कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए, उन्होंने मणिपुर में झंडा फहराया, उन्होंने अंडमान में झंडा फहराया। तो इन सब चीजों के होने के बाद क्या ब्रिटेन को यहां रूल करना संभव था? इंटरनेशनली और नेशनली इंडियन सबकॉन्शियस में वो इतनी बड़ी चीज जब उन्होंने हासिल कर दिया, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना दिया, तो बाकी आप चीजें छोड़ दीजिए, जो ये नेवल म्यूटनी हुआ या बाकी जो चीजें एट्रीब्यूट की जाती, लेकिन इसके बाद इतने लेवल तक लाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अंग्रेज यहां पर वो रह पाते। अब आप ये भी पूछेंगे कि भाई ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, देखिए कैसे इतिहास को मर्डर किया जाता है कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस किया गया और सारे लीडर गिरफ्तार हो गए उसी दिन। उसके बाद से अगर कोई भारत के फ्रीडम के लिए एक्चुअली डायरेक्टली लड़ रहा था तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ये चीजों क्यों नहीं इतिहास में आती? क्या हमारे स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के अनाउंस होने के बाद सभी हमारे नेता वो जेल में थे और तब तक नहीं निकले जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ? तो ये सुभाष का कंट्रीब्यूशन ये बिल्कुल मतलब ये क्लियर है कि किस प्रेशर में आके ब्रिटेन ने यहां इनको सुभाष को छोड़ा होगा। दूसरी बात जिसका जिक्र किया कि उन्होंने गलत ताकतों का साथ दिया। बेवकूफ लोग, ये बताओ, हम तो स्लेव्स थे और स्लेव कभी मॉरल पोजीशन लेता है? स्लेव का पहला कर्तव्य होता है लिबरेशन। क्या अंग्रेजों ने हमको बांटने में, हमको फिजर्स हमारे में क्रिएट करने में कोई कमी छोड़ी थी उन्होंने? तो फिर मॉरल पोजीशन क्या? 1906 में लॉर्ड मिंटो ने आगा खान को बुलाया और बोला कि तुम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करो, और उसने किया और पाकिस्तान का जो प्रोसेस था बनने का वहीं से शुरू हो गया। 1903 में एक सेंसस कमिश्नर था मैकलॉफ, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उसने एक स्पीच दिया, एक लेख भी लिखा उसने कि सिख धर्म हमको कैसे बेनिफिट करता है, उसका टाइटल था। तो उसने कहा कि जब मैं पहले सेंसस में, जब हम लोग गांव में घूमते थे पंजाब में, तो कोई सिख ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं हिंदू नहीं हूं,
लेकिन हमने इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट्स में कुछ ऐसी कल्चर को इंट्रोड्यूस किया है कि धीरे धीरे वो फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस आ गया। अब बताओ, ऐसे ऐसे शासक के प्रति आपका कोई मॉरल और इमॉरल क्या है? तो ये कहना, और मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा, उनका औरबिंदो जो थे उन्होंने ये कहा था कि भाई उन्होंने अनइक्वोकली ब्रिटेन का साथ दिया कि ब्रिटेन लड़ाई जीतेगा तो यहाँ बड़ी शांति होगी, बड़ा अच्छा सिविलाइजेशन वो होगा। सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि जितने इंपीरियल पावर्स हैं वो अभी कॉन्फ्लिक्ट के पीक पे हैं। जो उनके इंपीरियल डिजाइन्स थे वो सारे के सारे अब बिल्कुल पीक की तरफ पीक कर रहे हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट का हमको फायदा उठाना चाहिए। तो आप बताइए कि वो क्या गलत बात कही थी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में या डोमिनियन स्टेटस में वो विश्वास नहीं रखते, बिल्कुल खिलाफ थे। और उनका साफ कहना था कि देखो, हम लोग ओरिएंटल लोग हैं, हमारा रंग दूसरा है, हमारी संस्कृति दूसरी है। अगर आप डोमिनियन स्टेटस लेते हैं या कॉमनवेल्थ में अगर शामिल होते हैं तो आप हमेशा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आप सफर करते रहेंगे। और आज तक मैं आपको बता दूं, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। उसी ऑफिस में हिंदुस्तानी लोग उसी ऑफिस में चले गए जिनको उनके बच्चे वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और वो सारी चीजें, व्यवस्था वैसे ही रही। आप बताइए कि इससे बड़ा क्या ब्रिटिश के साथ कोल्यूजन हो सकता है, और गुलामी की है कि आप उनके इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी कोल्यूड कर रहे हो इतने सालों के बाद, आजादी के बाद, सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में। तो हमारे यहाँ क्या था कि जो पूरा हमारा फॉरेन पॉलिसी का जो प्रिज्म जो था हमारे नेहरूवियन एरा में, वो ब्रिटिश प्रिज्म के था। जबकि सुभाष का जो ब्रिंगिंग हुआ था पार्शियली ब्रिटिश, लेकिन बाद में उनको 10-12 साल उनको ही वाज बैंड टू विजिटिंग ब्रिटेन। तो उन्हें बाकी और कई यूरोपियन देशों में उन्होंने समय बिताया, तो उनका वो ब्रिटिश वो नहीं था, वो ब्रिटिश प्रिज्म से नहीं देखते थे। तो ये सारी चीजें जानने के बाद हम यही समझते हैं कि जो आज का जो नैरेटिव जो है, ये नैरेटिव अभी बदलने का वक्त आ गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों ने जो स्पेड वर्क किया है उससे काफी कुछ फर्क पड़ा है। और जैसा कि एनी बसंट ने कहा था कि देखिए, ये हिंदुस्तान इसलिए नहीं जाना जाएगा कि वो कितना वेस्टर्नाइज्ड, उससे आप नहीं जाने जाएंगे। आपने अपने जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स है उसको कैसे बिल्ड किया है, आप उस चीज से जाने जाएंगे। और तभी आप इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स को अपने बिल्ड कर सकते हैं जब हम अपने इतिहास और अपने हीरोज को हम जो एक जो डिस्पैशनेट जो उनका ट्रीटमेंट है वो करें, ना किसी को राजनीतिक कारणों से किसी को हीरो बना दें और ना ही राजनीतिक कारणों से किसी को विलेन बना दें। तो ये समय आ गया है और आप लोग का ये इनिशिएटिव जरूर सफल होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।